नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन जो कि बीए पार्ट 3 का द्वितीय पेपर है, इसमें गुट निरपेक्षता की अवधारणा और शीत युद्धोत्तर युग में उपादेयता, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, रेलेवेंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीति के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आया और इसके कारण गुट निरपेक्षता प्रारंभ हुआ। और गुट निरपेक्षता आंदोलन की उत्पत्ति कोई संयोग मात्र नहीं था, ये एक सुविचारित अवधारणा थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वर्ल्ड दो विरोधी गुटों सोवियत संघ और अमेरिका में विभक्त हो गया था, तो दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का भी स्वतंत्र अस्तित्व बढ़ने लग गया था। अमेरिकी गुट एशिया के नवोदित राष्ट्रों पर दबाव डाल रहा था, दूसरी ओर सोवियत भी उन देशों में साम्यवाद को फैलाना चाहता था। तो गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षतावाद एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता बन गई। 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने भी इस नीति का पालन शुरू कर दिया था और उसके बाद एशिया के और अफ्रीका के अनेक देशों ने इस नीति को अपनाया था। मैं ये कहूँ कि भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस अवधारणा को काफ़ी मजबूत बनाया था। शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक कैटलिस्ट, मैं ये कहूँगी कि एक उत्प्रेरक का काम करा था। जैसे कि रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक डालने से क्रिया जल्दी हो जाती है, तो गुट निरपेक्षता ने भी एक उत्प्रेरक का काम किया। गुट निरपेक्षता अर्थात दोनों विरोधी गुटों से अलग रहने की नीति। एक गुट था अमेरिका और दूसरा गुट था सोवियत संघ। गुट निरपेक्षता हम ये कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का सही अर्थ जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझाते हैं। जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता शब्द को जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे क्योंकि इस शब्द में एक निषेधात्मक ध्वनि थी। गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थतावाद और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति भी कहा जाता है। डॉक्टर MS राजन ने तो ये कह दिया था कि इनमें से कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्थजाल के द्योतक हैं और ये जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही थी या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही थी। भले ही कभी कभी गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक आज इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जॉर्ज श्वाजनबर्ग ने भी गुट निरपेक्षता के 6 अर्थों की व्याख्या की थी। ये अवधारणाएं हैं: अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। सन 1961 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधार कौन से थे? कर्णधार नेहरू, टीटो और नासिर। इन्होंने इसके 5 आधार स्वीकार किए, अर्थात गुट निरपेक्ष देशों में जो शामिल होता है उन देशों के 5 आधार होने चाहिए। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़े ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। पांचवा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी। अर्थात वे ही देश गुट निरपेक्ष माने जा सकते हैं जो कि स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हों। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को सदस्य बनाने के लिए 5 मानदंड तैयार किए गए थे और ये मानदंड जून 1961 में काहिरा में 61 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। अब गुट निरपेक्षता की परिभाषा में कुछ राष्ट्र किसी तरह का गोलमाल चाहते हैं, कुछ राष्ट्र किसी तरह का, लेकिन गुट निरपेक्षता शब्द ये है कि हमें किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो गुटनिरपेक्षता का उदय हुआ उसके कई कारण हैं। उसमें पहला कारण है शीत युद्ध। द्वितीय महायुद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुआ, जैसा कि हम शीत युद्ध के चैप्टर में कर चुके हैं। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेद की स्थिति आ गई थी। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध कटु आलोचक बन गए थे और ये कहना उचित हो गया कि ये युद्ध बारूद के गोलों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के ना होते हुए भी ये युद्ध कागज के गोलों से लड़ा गया था, जैसा कि मैंने शीत युद्ध के चैप्टर में बताया था। इस वातावरण में, शीत युद्ध के इस वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी गई। दूसरा, मनोवैज्ञानिक विवशता। नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा कारण एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी। वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो बल्कि शक्तियों के प्रभाव से भी एकदम पृथक हो। उन्होंने महसूस किया कि वे गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्यवाही करना पड़े तो वे नीति और कार्यवाही की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से स्थापित करके अपनी स्वतंत्रता अच्छी तरह प्रमाणित करें। उन्हें लगा कि इस दृष्टिकोण के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों के दूसरे विश्व युद्ध से पहले कभी प्राप्त नहीं हुई। तीसरा, सैनिक गुटों से पृथक रहना। 1945 के बाद विश्व में 2 गठों का उदय हुआ और 1945-50 की कालावधि में ही एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्व अवसर न मिल पाता और ये दबकर रह जाते। चौथा, गुटनिरपेक्षता के उदय का ये भी कारण था कि अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थे। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और वे ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहाँ किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाए। उन्होंने ये अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छत्रछाया नहीं बनना चाहते और वे राष्ट्र चाहे कितने भी उन्नत क्यों न हो। राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा था, इंडोनेशिया के सुकर्ण, ना तो हम छाया मात्र हैं न पाठ्य पुस्तकीय विचारक हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिद्वंदी नहीं है, ये उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। और नवोदित राष्ट्रों का भी विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह में अपने राष्ट्रों को लुप्त हो देना अब भी न तो उनके लिए वांछनीय है और न व्यवहारिक। और उन्होंने पश्चिमी देशों के शासन में तीसरे विश्व के देशों ने एक लंबे अरसे तक बहुत कुछ सहा है, इसलिए वे अपने समाज को पश्चिमी के नमूने पर पुनर्गठित करने और सुधारने के विरुद्ध थे। वैसे बहुत से राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों के संदर्भ में पश्चिम के साथ भी थे। वे साम्यवादी व्यवस्था का अनुसरण करने की बात सोच भी ना सकते थे, इसलिए साम्यवादी विचारधारा उनके दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती थी, तो उन्होंने अपने पृथक स्वरूप को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया। पांचवा कारण था स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है, ना ही दूसरे के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। अर्थात उनका ये मनोवैज्ञानिक विश्वास था
कि वे अपने पृथक और वैचारिक स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना चाहते हैं। वो गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन करना चाहते थे। एक और मुख्य कारण अगर मैं ये कहूँ कि आर्थिक कारक भी था। गुटनिरपेक्षता का एक अन्य कारण आर्थिक भी था। सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और उनका रहन सहन भी नीचा था। तो उनकी विदेश नीति का एक उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए ना तो उनके पास पूंजी थी और पूंजी भी नहीं थी, तकनीक कौशल भी नहीं था। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक अंतर नीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई भी शर्तें रखे बगैर जहाँ से भी मिल जाए, क्योंकि उन्हें इनकी सख्त ज़रूरत थी। यहाँ भी उन्हें किसी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा और उन्हें ये साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो जाएं तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। तो इस कारण इन देशों को लगा कि हमें गुटनिरपेक्ष नीति का अवलंबन करना चाहिए और इस गुटनिरपेक्ष नीति में हर शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर भी हल्ला मचाने लगा। सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबाव में होते थे, लेकिन वे भी दूरगामी प्रभावों की चिंता किए बिना तरदर्द निर्णय लिया करते थे। कुल मिलाकर सामान्य मापदंड यही रह गया था कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देशों को सोवियत अथवा अमेरिका गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक लिखते हैं कि इस आंदोलन के सामने बड़ी समस्या तो ये है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं थी। ये रोचक तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस आंदोलन के चलते चलते कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक ये कहने की ये स्थिति में नहीं थे कि गुटनिरपेक्षता की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है। अब गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते समय लोग या तो नेहरू के बयानों को या भाषणों के कुछ सटीक टुकड़ों को उद्धृत कर लेते थे। इस प्रकार गुटनिरपेक्षता जो थी वो तीसरे विश्व देशों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी कि ये विभिन्न गुटों से अलग रहने की नीति थी। धन्यवाद। कल हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उनका क्या समन्वय ब्यूरो है, क्या उनके शिखर सम्मेलन हैं और क्या उनकी उपलब्धियां हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।